नमस्कार, द डे पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने पिछले कुछ सालों के दौरान मनपा प्रशासन के साथ मात्र पत्र व्यवहार ही नहीं किया, बल्कि आम जनता की आवश्यकताओं अपेक्षाओं की अनदेखी करने का आरोप मनपा प्रशासन पर लगाया है और इसी के आधार पर इन्होंने कई बार सत्ताधारियों की भी खुलकर आलोचना की है। बात कर रहे हैं हम मनोज बारोट की। मनोज बारोट स्थानीय भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है और अपने पद के अनुरूप इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई बार बेहतर कार्य किए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले कुछ सालों के दौरान आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों को सफल बनाने में भी मनोज बारोट की एक विशेष भूमिका रही है और उसी के तहत हम कह सकते हैं कि आज के समय में मनोज बारोट क्षेत्र की राजनीति में किसी पर्यवेक्षक का मोहताज नहीं है और उसी के चलते उसी के तहत मनपा के भ्रष्टाचार तथा अन्य मुद्दों पर हम सीधे तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं मनोज बारोट। मनोज जी नमस्कार। मनोज जी, देखा गया है कि पिछले कुछ सालों के दौरान आपने लगातार मनपा प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार किए। एक पत्र का जवाब आया नहीं कि आपने दूसरे पत्र प्रशासन को सौंप दिए। ये क्या थे, किस तरह के पत्र व्यवहार के लगातार पिछले कुछ सालों के दौरान किए गए और उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम एक विरोध पक्ष में हम हैं तो विरोध पक्ष की एक भूमिका होती है कि जनता की जो समस्या होती है उससे अवगत कराना, सत्ताधारी हो या प्रशासक हो। समझो अभी 2 साल से हमारे यहाँ प्रशासक बैठा है, लेकिन जनता की जो समस्या है वो वहाँ तक पहुँचाने का काम एक विरोधक का होता है और वो विरोधक की भूमिका हम अदा करते हुए हमेशा से जो भी जनता की समस्या, जो भी हमें दिखी वो समस्या हमने वहाँ प्रशासन हो या सत्ताधारी हो उनको पहुँचाने का प्रयत्न हमने किया है। तो जो पत्र व्यवहार जो आपने लगातार किए, ये कौन कौन से मुद्दे? देखिए, पत्र व्यवहार देखने को जाए तो मेरे ख्याल से अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो ऐसा कोई भी जनता का मुद्दा नहीं है जहां मेरे आंखों से छूटा हो। मैंने हर मुद्दे पे महापालिका प्रशासन को, जो भी जनता का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, कहीं पे भी मेरे हाथ से शायद छूटा नहीं है। अगर ऐसा कोई बोल देगा कि ये मुद्दा तुम्हारे हाथ से छूट गया है तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ये मैं दावे के साथ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। हाँ, अभी जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि मैं खासकर आरोग्य विभाग को लेकर मैं कंटिन्यू मैं उसको फॉलोअप ले रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आरोग्य विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है जो एक्चुअली हमारे पास आरोग्य व्यवस्था सही मायने में नहीं है ऐसा देखने को जाए। लेकिन जो कुछ भी छोटी मोटी समस्या आपको, अगर समझो कि कोई भी छोटी सी एक ऑपरेशन आपको करना है तो वसीम विरार में आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि एक बाकी का जो डायग्नोसिस होते हैं, जैसे ब्लड टेस्टिंग होता है, सोनोग्राफी जैसा होता है, ऐसी चीज जो होती है जो हमारी जो सरकारी योजना के तहत जो मिल रही है वो भी यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स जो है, एक अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रॉब्लम ये है कि आरोग्य विभाग के अंदर जो ये डॉक्टर जितने भी है सब ठेका पद्धति पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इसीलिए उनके ऊपर महापालिका का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जब गरीब जनता जब वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाती है, हमारे जो भी 2-3 हॉस्पिटल है, नागरिक केंद्र है, वहाँ पे जाते हैं इलाज के लिए, तो ये जितने भी डॉक्टर यहाँ पे हमारे कार्यरत है महापालिका में, उन डॉक्टरों के कहीं ना कहीं किसी के प्राइवेट क्लिनिक चल रहा है, किसी का पैथोलॉजी लैबोरेटरी चल रहा है, किसी का सोनोग्राफी में डायग्नोसिस सेंटर है, सब डॉक्टर के कहीं ना कहीं ज्यादातर डॉक्टर के चल रहे हैं। तो ये जब रुकना, अपने कोई भी मरीज अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो क्या करते हैं ये लोग, बोले कि हमारे पास ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, आप फलाने हॉस्पिटल डायग्नोसिस सेंटर पे चले जाओ, वहां पे आपकी जो भी है टेस्टिंग होगी। तो इस प्रकार से गरीबों को लूटने का काम ये महापालिका के अंदर चल रहा है। उसको लेके मैंने कंटिन्यूस लास्ट 1 महीने से मेरा फॉलोअप चालू है और जब तक गरीब का हक का जो है, गरीब को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये मेरा मुद्दा रुकने वाला नहीं है। उसके अलावा इतने सारे, आज समझो कि यहाँ जब कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर यहाँ पे वैक्सीन के लिए लोग तरसते थे। आपने देखा होगा, रात को लोग बैठते थे, रात भर लोग बैठते थे, लेकिन यहाँ किसी को ये जनता की परेशानी दिख नहीं रही थी क्योंकि जो सत्ताधारी थे उनके जो थे सेंटर सब ज्यादातर उनके वहां चलते थे, उनके सेटिंग के हिसाब से उनके जो लोग थे रिश्तेदार फलाना करने, उनको उनकी व्यवस्था हो जाती थी, जनता मर रही थी। तो जनता को उनका जो अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो वैक्सीन निकला था वो वैक्सीन जनता को मिले, इसके लिए हमने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। आपने वो मोर्चा देखा होगा, बहुत भव्य मोर्चा निकला था। उस टाइम पे ये जो हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी थे उसके कुछ नगर सेवक थे कि आपने देखा होगा कि देश के पंतप्रधान ने गरीब कल्याण योजना के तहत
जो रेशन भेजा था, तो वो रेशन जो है लोगों को गुमराह करने के लिए वो आधा किलो कांदा लेके वो लोगों को बांट के दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे कि बाबा ये रेशन हम मुफ्त में आपको दे रहे हैं। मतलब आम लोगों को गुमराह किया जा रहा था। 30 साल से यहाँ पे आम लोगों को गुमराह ही किया गया है। जो उनकी सही में उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, जो वैक्सीन की जो जरूरत थी, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन वो गुमराह करने के लिए वो वहां व्यस्त थे, इसीलिए वैक्सीन उन लोगों को नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने उस टाइम पे मोर्चा निकाला था। दूसरी, जब कोरोना काल के अंदर पूरा समझो 60 दिन तक पूरा देश लॉकडाउन में था, उस वक्त सबकी नौकरियां चली गई थी, किसी के पास रोजगार नहीं था। उस टाइम पे राज्य सरकार ने भी दिलासा देने का वचन दिया था कि हम 300 यूनिट तक का बिल लोगों का माफ करेंगे, लेकिन राज्य सरकार ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे सत्ताधारियों ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। सत्ताधारियों ने उल्टा ऑफिस में बैठ के ऐसा आह्वान किया था कि मैं बिल भरने वाला नहीं हूं, आप भी बिल मत भरिए। तो जनता ने बिल नहीं भरा, उनका आज क्या उनको मीटर कटने लगे। फिर भी वो जनता को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने वसई की जनता के लिए हमने गुना तक लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी क्षमता के हिसाब से या वसई विरार के अंदर लोगों की सेवा में लगा हुआ था। उस टाइम पे किसी को रेशन पहुंचाना है, किसी को खाना पहुंचाना है, मतलब कोरोना का हाल क्या था वो आप जानते थे। तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस काम में भी लगे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के हित में लोगों की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे दिखे था उस टाइम पे। आपने बिल्कुल सही कहा, काफ़ी मुद्दों पर आपके द्वारा आवाज़ उठाई गई, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि अभी की क्या वसई विरार शहर महानगर पालिका बरसात से पूर्व सभी तैयारियां कर चुकी हैं? क्या अब भरोसा किया जाए कि इस बार फिर पानी नहीं भरेगा, फिर खुले गटरों में किसी की मौत नहीं होगी, टूटी सड़कों में फिर कोई दुर्घटना नहीं घटेगी? क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि बरसात का पानी यहाँ वसई विरार में आप कितना भी कर लो, वो वसई की जनता ने भी अभी मान लिया है कि हम जब तक जिएंगे तब तक बारिश में थोड़ा सा भी बारिश हुआ, ऐसी भाषा में बोलना चाहता हूँ कि अगर कुत्ते ने भी पेशाब कर लिया तो वसई की जनता जो कुछ एरिया है, जैसे कि अपना सेंट्रल पार्क का रेंडो अचोले का, वो पब्लिक अभी समझ गई है कि जब बारिश आएगी तो हमें किसी के हाथ पैर जोड़ के पहले वाले पे रहने को जाना है। ये दावे आप 2018 के अंदर आपने देखा होगा कि वसई 4 दिन तक वसई की जनता बिना बिजली पानी को 4 दिन रुकी थी, क्योंकि पूरा वसई पूरी तरह से ठप हो गया था। जनजीवन पूरी तरह से ठप हुआ था। उस वक्त भी यहाँ से हमारे बड़े बड़े नेताओं ने भी वादे किए थे, महापालिका ने भी वादे किए थे कि आज के बाद वसई डूबेगी नहीं। उस वक्त हमने विनती की थी कि कम से कम ठीक है, चलिए बारिश अगर कुछ ज्यादा होता है, कोई नेचुरल ऐसा कुछ होता है तो उसके अंदर चाहे किसी की भी सत्ता हो, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज हमारी महापालिका की ये अभी 13 साल पूरे हो गए, ये सितंबर में महापालिका के 13 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन महापालिका ने आज दिन तक ये जो बिजली के तार है उसको जो अंडरग्राउंड करना चाहिए वो आज दिन तक नहीं किए। एटलीस्ट अगर अंडरग्राउंड किए होते तो ये जो बिजली की जो समस्या होती है, ऐसे जब जल भराव होता है तो ये समस्या बिजली की समस्या नहीं होगी। बिजली अगर होएगी तो पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन इतनी समस्या के बावजूद भी आज दिन तक उस कार्य के तरफ हमारे सत्ताधारियों का कहीं पे भी ध्यान गया नहीं है। ये हमारे इस वसई तालुका का दुर्भाग्य है। और रहा आपने जो ऐसे बोला नाले का, अभी आपको बताता हूं कि गत 4-5 साल से ये जल भराव के कारण जो गटरों के ऊपर पानी बहता है कि या जल भराव के कारण कहीं जो गटर के टूटे हुए ढक्कन है लोगों को नहीं दिख रहे, इसलिए पिछले 4-5 साल से, देखिए 2-3 साल पहले एक बच्चा आपको बह गया था, वो एवरसाइड में मिला था संतोष भवन में एक, हाँ, उसके बाद में लास्ट ईयर तो एक जो बच्चा मर गया, मुझे ये पता है कि शायद 20-25 दिन तक वो बच्चे की बॉडी अभी तक बॉडी नहीं मिली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका जाता है ना उसका दर्द सिर्फ वो ही जानता है। तो आज दिन तक इस विषय में महापालिका ने क्यों ध्यान नहीं दिया, और इस चीज को लेके आज दिन तक महापालिका के किसी अधिकारी पे या इंजीनियर पे गुना दाखिल नहीं हुआ है, ना तो इसकी इंक्वायरी बैठी है। तो मतलब क्या आप हर साल यही काम करते रहे, किसी की जान जाती है तो तुम्हारे में इतना भी दर्द नहीं है
जब एक बार चलो गलती होती है तो उसको सुधारना चाहिए। उस हिसाब से महापालिका प्रशासन ने सज्ज होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर दुर्दैवी मृत्यु, किसी का भी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप अभी तक नहीं ध्यान दिया गया। आज भी आप जाके देखिए महापालिका क्षेत्र के अंदर हजारों ढक्कन खुले पड़े हैं। और अगर मैं आज आपके माध्यम से महापालिका, मैंने परसों पत्र देके कमिश्नर को अवगत कराया कि यदि इस साल ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और अगर किसी भी परिवार का चिराग बुझा या किसी भी नागरिक की जान से खिलवाड़ हुआ तो मैं महापालिका के अधिकारियों के विरुद्ध गुना पुलिस स्टेशन में हत्या का गुना दाखिल करवाने में स्वयं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले कुछ सालों के दौरान कई मौतें हो चुकी हैं जिनकी कभी कोई जांच नहीं हुई, जिम्मेदार इंजीनियरों पर भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, ठेकेदारों को पूरी तरह से बच निकलने का मौका दे दिया गया। तो आगे इस तरह की घटना घटित न हो, इसके लिए आपके द्वारा कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्षेत्र में जिस तरह से जगह जगह खुदाई हो रखी है, आधी अधूरी सड़कें हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे भी कोई बड़ी दुर्घटनाएं होंगी। और रही बात है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आधे अधूरे नाले बन रहे हैं, वहाँ पर भी पानी भरेगा। कई जगह ऐसे हैं, संतोष भवन वगैरह के श्रम क्षेत्र हैं जहाँ पर के कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं आती है, वहाँ पर भी पानी भरना बिल्कुल तय है। उस ऐसी अवस्था के चलते सत्ताधारियों की क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ विकास के नारे ही लगाते रहेंगे? क्या आम जनता की सुविधा के मद्देनजर कुछ कारगर कदम भी उठाएंगे? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो आप मुझसे अच्छा यहाँ की जो जनता है, जो नागरिक है, उनसे पूछिए तो नागरिक उसका जवाब मुझे लगता है अच्छी तरह से देंगे। और वो आने वाले वक्त, अभी बहुत जल्द आ रहा है, उस वक्त जनता देगी, क्योंकि जनता ने बहुत कुछ झेला है और अब जनता झेलने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी। पानी की श्रम क्षेत्र में कई जगह ऐसे लगे एक एक बूंद के लिए पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हालांकि अब बरसात आने वाली है तो सब पानी पानी होगा, इतना पानी होगा कि उसे नियंत्रित नहीं किया जाएगा। तो क्या आम जनता को सिर्फ बरसात के पानी से ही एडजस्ट करना पड़ेगा? कुछ और सिस्टम नहीं है। पानी एक वह मुद्दा है जो पिछले 25-30 सालों से लगातार चलता आ रहा कि पानी का मुद्दा कब जाके खत्म होगा। आपने मुझे बहुत महत्व का ये प्रश्न आपने मुझे पूछा। इस बात यह है कि आज वसई विरार क्षेत्र के अंदर सफिशिएंट पानी है। सही मायने में देखने को जाए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रॉपर रहेगी तो वसई की जनता को प्रतिदिन 80 लीटर पानी मिल सकता है। यह मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ के आज के जो अपने आयुक्त है अनिल पवार जी, उन्होंने भी क्लियर कट ये एक्सेप्ट किया है कि सफिशिएंट पानी है। ये मुझे एक हास्यास्पद ये लगता है इसके अंदर कि हाल ही में सत्ताधारी के कुछ, क्योंकि सत्ताधारी 30 साल से खुद पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वही दे रहे थे पानी, जनता तभी भी त्रस्त थी पानी के लिए, तभी भी त्रस्त थी। लेकिन किसी ने जाके ना महापौर को पत्र दिया था, ना कमिश्नर को पत्र दिया था, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले सत्ताधारी के माजी नगर सेवक जाके सिटी इंजीनियर को पत्र दे रहे हैं कि भाई पानी की यहाँ समस्या है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ पानी की समस्या होगी, निर्माण कैसे होगी? क्योंकि पानी पे ही राजनीति किया गया है, मतलब इनलीगल कनेक्शन कुछ ऐसे नगर सेवकों ने ही दिए हैं। और ये जो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरा जो अगर किसी ने खराब किया है तो सत्ताधारियों के नगर सेवकों ने किया है। इसीलिए आज पानी में जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि महापालिका को भी पता नहीं चल रहा है कि भाई एक्चुअली हमारे पास लीगल कनेक्शन इतने बिल्डिंग है तो पानी जा कहाँ रहा है। इसीलिए इसको प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए मैंने बीच में ये भी मांग की थी कि पानी का जो प्रॉपर ऑडिट रखने के लिए, प्रॉपर कंट्रीब्यूशन, ये जो होता है पानी कहाँ जा रहा है उसका नियंत्रण रखने के लिए हर घर में या हर सोसाइटी में पानी के मीटर लगाओ, ताकि आपको पता चले कि हमारे महापालिका के माध्यम से पानी सही मायने में जिसका हम पैसा वसूल कर रहे हैं, पानी पट्टी वसूल कर रहे हैं, वहां कितना पानी जा रहा है और इनलीगल टैंकरों पे टैंकर कितने पानी, कितना लीटर, कितना हजारों खरबों लीटर पानी टैंकरों में जाता है और कौन से इनलीगल कंस्ट्रक्शन में पानी जा रहा है, उसका भी आपको हिसाब मिल जाएगा। एक प्रमुख सवाल, क्षेत्र की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, बात हो गई। सड़कें आधी अधूरी टूटी पड़ी है, जगह जगह खुद पड़ी है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, पानी के टैंकर हावी हैं आम जनता पर। यहाँ पर नाली नहीं है, गटर नहीं है, सफाई जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, स्वास्थ्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। उसके बावजूद भी सत्ताधारियों के द्वारा तो विकास का नारा लगा जाए, क्या वो उचित है? साहब, अभी विकास तो क्या हुआ हम देख रहे हैं। जैसे आपने बताया, बहुत सही बताया कि क्या होता है कि इनका जो काम करने का तरीका है, ये
ठीक है, कुछ अभी तो मैं ऐसा ये जो अपने आयुक्त नए आए कहीं ना कहीं मैं उनसे तो कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो एकदम सही लाइन से जा रहे हैं और उनके कार्य करने की पद्धति मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आज दिन तक क्या हुआ कि जहां पे भी कुछ भी काम करना है तो पहला रोड बन गया। जब पता है हमें यहाँ से ही काम करना है तो पहले रोड बनाओ, उसके बाद फिर दूसरा काम निकाल, ताकि ठेकेदारों का घर चलना चाहिए और अधिकारियों की जेबें गर्म होनी चाहिए। ये परिस्थिति निर्माण आज भी, जैसे कि यहाँ पे जब पाइपलाइन किसकी डाली जा रही है, कहीं कोई बोलता है गुजरात गैस की डाल रही है, कोई बोलता है कि पानी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन डाल रही है। तो एक सिस्टम होती है कि जब किसी भी ठेकेदार को जब ठेका दिया जाता है तो उस टाइम पे कंडीशन दी जाती है कि जब ये काम तुम्हारा पूरा होगा तो जैसे थे कंडीशन में तुमको हमें रास्ता करके देना है। लेकिन वहां पे ये ठेकेदार जो होता है वो जो उसको रास्ते का जो दुरुस्त करना रहता है वो करता नहीं है। वो वैसे ही उसमें से वो जो पैसे का हिसाब होता है, मुझे लगता है लेन देन उनका हो जाता होगा, आपस में कौन कौन करते हैं मुझे नहीं पता। तो बाद में जब जनता की बोलेगी, उसकी शिकायत आएगी तो फिर महापालिका फिर टेंडर निकालेगी। तो क्या होता है, दोनों हाथ में मलाई मिलती है ना, क्योंकि यहाँ से नहीं करेगा तो उसने नहीं किया, उसका पैसा उसकी जेब में लेना है, और यहाँ से नया निकालना है तो फिर वहीं से कुछ ना कुछ आपको लेना है। तो ये प्रकार से वसई विरार में सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे का, मतलब जिसको बोले ना सत्यानाश करने का काम सिर्फ ये महापालिका में आज दिन तक सत्ताधारी और महापालिका के अधिकारियों ने किया है। एक लास्ट सवाल, जनता को इस अव्यवस्था से छुटकारा मिलेगा, क्या उम्मीद की जा सकती है? जनता को बहुत जल्द इस अव्यवस्था से छुटकारा मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ। आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि किस तरह से मनोज बारोट ने बड़ी बेबाकी से हर विषय पर खुलकर बात की। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, आने वाले चुनाव के मद्देनजर हम आपको हर उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। देखते रहिए द टिपॉलिटिक्स, जिसने मेरी हर सुबह को बनाया खास और मेरा हर पल साथ दिया, वो है ब्लैक मस्ती कड़क चाय। कभी कभी तेरा साथ बेमतलब दुनिया से बेहतर है। हर पल एक नई ताजगी का एहसास, हर दिन को बनाए मैजिकल। ब्लैक मस्ती कड़क चाय, एक कप चाय जिंदगी के नाम।